अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। मैं शुरू कर रही हूँ अक्स पार्ट 17। उसके साथ चलना पे गुजार कर वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो कबीर दादा की ज़िंदगी के लिए निहायत ही ख़तरनाक थी। हुक्म करे भैया। वो चाय की प्याली तिपाई पर रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। पेशगी माजरत करना चाहूँगा कि आपको यकीनन मेरी बातों से तकलीफ़ पहुँचेगी। वो पुरखुलूस लहजे में बोली, बड़े भाई, माजरत का लफ्ज़ मुंह से निकालकर शर्मिंदा ही कर सकते हैं। इसी तरह बड़े भाई का छोटी बहन को आप जनाब कहना भी कुछ जचता नहीं है। शुक्रिया बहन, मगर कुछ हकायक ऐसे होते हैं जिनसे नज़रें नहीं चुराई जा सकती। कबीर दादा ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। आप बेफिक्र होकर बात करें भैया, ऐसी कोई बात नहीं। तनाविश के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट जाहिर हुई। किसी अनजाने अंदेशे से इसका दिल लरजना शुरू हो गया था। तुम्हारी यहाँ आमद और कबीर दादा से शादी किन हालातों में हुई है, दादा मुझे तफसील बतला चुके हैं। उनका मकसद तुम्हें दिलावर शेख जैसे सड़क छाप से निजात दिलाना था। इसी चक्कर में कुछ बड़े लोग दादा की इस अक़दाम के मुखालिफ हो गए और दादा इनके शर से निजात दिलाने के लिए तुम्हें दूसरे दिन घर ना भेज सके। सच कहूँ तो कबीर दादा का खमीर ही ऐसी मिट्टी से उठा है जो प्यार मोहब्बत की आलूदगी से पाक है। इनके नज़दीक औरत का सिर्फ एक ही मुसर्रफ है और इस मकसद के लिए इन्हें नई कम उम्र और खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। यकीन माने वो तुम्हारी आदतों और हरकतों से सख्त बेजारी और कोफ्त महसूस करते हैं, मगर तुम्हारा दिल टूटने के ख्याल से कुछ कह नहीं पाते। आज ही बता रहे थे कि बाज़ औक़ात माहौल को देख कर वो मज़ाहिया अंदाज में तुम्हारी मोहब्बत का इकरार कर चुके हैं, मगर वो बस दिल लगी के तौर पर था। तुम इनके जूते उतारती हो, उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाती हो, सुबह शाम रुखसत करते वक्त दुआएं पढ़कर उन पर फूकती हो, और ऐसी ही चंद और हरकतों से वो सख्त नाला है। और इसी वजह से दूसरा दिन है वो मुझ पर जोर दे रहे हैं कि तुम्हें रुखसत कर दूँ। ये बात उन्होंने खुद इसलिए नहीं की कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। ये कहते हुए पाशा ने मज़ाहिया अंदाज़ा अपनाया, हालांकि मेरे कहने से भी तो दिल तुम्हारा टूट ही रहा होगा। खैर, यहाँ से जाने के लिए तुम्हें जितनी दौलत दरकार हो मुझसे बेझिझक मांग सकती हो। बाकी जहाँ तक तुम्हारी हिफाजत का ताल्लुक है तो उन्होंने मुझे छूट दी है कि तुम्हें पाकिस्तान के किसी भी शहर में मुंतकिल कर सकता हूँ। वहाँ पर अच्छी रिहाइशगाह और कार वगैरह ख़रीद कर देना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा भी कोई मुतालबा है तो तुम बेतकल्लुफ़ी से इजहार कर सकती हो, मगर अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। पाशा के अल्फाज नहीं पिघला हुआ सीसा थे जो इसके कानों में कतरा कतरा करके टपकाया जा रहा था। इसकी बात ख़त्म होते ही वो मुश्किल बोली, आपको भाई कहने के बाद किसी गुस्ताखी के इजहार पर शर्मिंदगी होगी। शुक्रिया, मगर मैं इजहार हकीकत से तो पीछे नहीं हट सकता। और सच यही है कि कबीर दादा तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वो कह देते। वो तो थोड़ी देर पहले बहुत प्यार से रुखसत होकर गए हैं। वजह मैं बता चुका हूँ, बल्कि गुज़िश्ता रात वो तुम्हें घर से उठाने गए थे तो उसकी वजह मोहब्बत नहीं, तुम्हारी हिफाजत का ख्याल था। उन्हें उड़ती उड़ती हुई इतला मिली थी कि कोई तुम्हें अगवा करने की कोशिश में है। बस वो तुम्हें घर से उठा लाए और तुम्हें डर ना लगे, इसी वजह से तुम्हारी तालीफ कल्ब में लग गए। बकौल इनके तुमने वैसे भी 1-2 दिन में चले जाना है। पाशा को कबीर दादा का रात का तनावुश को लेने के लिए जाना और सुबह की अजान के वक्त लौटने की बाबत चौकीदार वगैरह से मालूम हो गया था। इसी मालूमात को उसने अपने हक़ में इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाई थी। अगर मोहब्बत नहीं है तो मेरी हिफाजत का इतना ख्याल क्यों? तनाविश मिनमिनाई, तुम्हें किसी गैंगस्टर की अना का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, और वो गैंगस्टर भी ऐसा कि ज़ेरे ज़मीन हलकों में इनके मुखालिफ भी दादा के लाहके के साथ जिनका जिक्र करते हैं। क्या ख्याल है, एक दफ़ा जब उन्होंने तुम्हारी हिफाजत की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है तो किसी ज़मीनी ताकत को तुम्हें नुकसान पहुँचाने की इजाज़त देंगे? तुम्हारी हिफाजत कोई मोहब्बत वगैरह नहीं, उसकी अना और नाम का मामला है। तनावुर सिसकी, वो ऐसे नहीं है। अचानक पाशा के दिमाग में एक तरकीब उभरी। वो फ़ौरन बोला, सबूत दे सकता हूँ। कैसा सबूत?
उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। कबीर दादा का यूं किसी तीसरे को दरमियान में लाने के अमल ने इसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अगर वो खुद ये अल्फाज कहता तो इसे इतना दुख ना होता और ना वो इसके कहने पर जाने पर तैयार होती, मगर भाई कहने के बावजूद इससे पाशा की बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अच्छा खामोशी से सुनना गोया ये काम मैं दादा की मर्जी के खिलाफ कर रहा हूँ, मगर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए शायद ये ज़रूरी है। ये कहते हुए उसने मोबाइल फ़ोन निकाला और कबीर दादा का नंबर मिलाने लगा। नंबर मिलते ही पाशा ने स्पीकर ऑन कर दिया था। जी पाशा साहब, कबीर दादा की पुर्रौब आवाज़ उभरी। दादा पूछना ये था कि मिस तनाउश, जिसे आप अपने लिए मुसीबत समझते हैं, इसको कितनी रकम दे सकता हूँ? मेरा मतलब अगर बात 5-10 करोड़ तक पहुँच जाए तो। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं, बस इससे जान छुड़ा दो यार, कबीर दादा ने बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज में कहा था, मगर तनाविश की समाअतों में एक ज़ोरदार झटका सा लगा। गोया तांबे का बर्तन बुलंदी से फर्श पर गिरा हो, जैसे इस तरीके की आवाज़ उसके अंदर निकली। इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि कबीर दादा का ये कहना तनाविश की ज़ात पर इसके एतमाद का इजहार था कि वो कोई भी कीमत लेकर इसे नहीं छोड़ेगी। दूसरा वो कि पाशा को भी ये बावर कराना चाहता था कि तनाविश से जान छुड़ाना चाहता है। हालांकि गुज़िश्ता शब इसके दिल से तनाविश को अलहदा करने का ख्याल निकल चुका था, जबकि पाशा ने तनाविश के मुख्तलिफ अंदाज में बात करके कबीर दादा से एक ही फ़करा उगलवा कर अपनी सारी बात की तस्दीक करवा दी थी। शुक्रिया दादा, बस यही पूछना था। उम्मीद है जल्द ही कोई खुशखबरी सुनाऊंगा। उसने कबीर दादा से ज़्यादा बातचीत की कोशिश नहीं की थी कि लंबी बात से भांडा फूट भी सकता था। राब्ता मुनक़ता करते ही उसने तनाविश की तरफ देखा, जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आंखों में नमी और होठ जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे थे। एकदम पाशा के दिल में एक लहर सी उठी। उसका दिल चाहा कि इस लड़की को हकीकत बता दे, जिसकी हालत मरने वाली हो गई थी, मगर फिर कबीर दादा को निजात दिलाने की ख्वाहिश उसके दिल पर गालिब हो गई। इस तरह भी अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए वो कर रही, आप अपने भैया के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहन, असल में कबीर दादा तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, इसी वजह से उसने मुझे दरमियान में डाला है। और यहाँ तुमसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर तुम्हारे दिल में कबीर दादा की ज़रा सी भी इज्जत मौजूद है तो उनके सामने आकर उन्हें नादम करने की कोशिश ना करना। गोया इसके बाद भी वो तुम्हें यहाँ रखने पर तैयार नहीं होंगे, मगर फिर भी मैंने इनसे वादा किया है कि तुम इनके सामने नहीं आओगी, और उम्मीद है ऐसे आदमी की बात नहीं टालोगी जिसे तुम भाई की जगह दे रही हो। पाशा ने इसके दिल में मौजूद भाई के जज्बात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं क्या करूं? वो आंसुओं को मज़ीद नहीं रोक पाई थी। देखो बहन, रोने धोने से काम नहीं बनेगा। बस यही सोचे कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, ताकि मैं उस शहर में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूं। यहाँ कबीर दादा से अलहदा होते ही तुम्हें ख़तरे घेर लेंगे। इनसे अलहदा होकर ज़िंदा कौन रहना चाहता है? उसने सिसकी भरी। बेवकूफ़ ना बनो, बात ज़िंदगी मौत की नहीं है। तुम नहीं जानती कि कराची में किस किस्म के दरिंदे भरे पड़े हैं, और भेड़िए तुम्हारी जान नहीं, इज्जत के दुश्मन हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे दुपट्टे की तरफ मैला हाथ बढ़ाए। यही कुछ कबीर दादा की भी ख्वाहिश है। इसलिए घर जाकर अपनी अम्मी जान से मशवरा कर लो, ताकि मैं मतलूबा शहर में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूँ। और फिक्र ना करना, इससे अच्छा मकान लेकर दूँगा, और मुस्तकबिल के लिए भी मुस्तकिल आमदन का कोई बंदोबस्त ज़रूर करूँगा। आखिर तुम्हें बहन कहा है। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। वो चेहरा हाथों में छुपाकर सिसकने लगी। बेवकूफ़ों की सी बात ना करो पगली, ना तुम कबीर दादा के लिए बनी हो, ना वो तुम्हारे लिए। तुम दोनों का मिजाज, तबीयत, आदत बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर तुम नमाजी परहेज़ी लड़की हो, और वो ठहरे गैंगस्टर जो शराब पीते हैं, लड़कियों से गलत ताल्लुकात भी रखते हैं, कातिल भी है। और ऐसे में निभा कैसे हो सकता है? ये बात वो भी जानते हैं और तुम्हें भी मालूम होगी। इसलिए ये रोने धोने का नहीं, शुक्र करने का मकाम है। क्या आप हमारे घर का अच्छे दामों में सौदा करवाकर हमें उसके बदले दूसरे शहर में घर लेकर दे सकते हैं? कहा ना, पैसों की फिक्र ना करो। पाशा का दिल खुशी से धड़का। इसे लगा वो अपने मकसद में कामयाब होने वाला है। तनावुश का काटा बहुत खुश असलूबी से निकल रहा है। नहीं भैया, अम्मी जान कभी भी हराम के पैसों को कबूल नहीं करेगी। बस आप हमारे घर का सौदा करवा कर हमें दूसरे शहर में मुंतकिल करवा दें।
ठीक है, ये भी हो जाएगा। मुझे घर तक छोड़ेंगे? उसने आंसू साफ करते हुए पूछा। ये कोई कहने की बात है, पाशा खुशदिली से बोला। अच्छा, मैं अपना सामान समेटती हूँ। वो बोझल कदमों से ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। घंटा भर पहले वो जाने किन खुशियों, किन ख्यालों में गुम थी, और अब इसका दिल जैसे कंद छुरी से काटा जा रहा था। कबीर दादा के बारे में इसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए थे, और हकीकत बस इतनी ही थी कि उसे तनाविश के अनछुए और पुरकशिश बदन की तलब थी। इसी वजह से उसने तनाविश की मदद की थी, और इसी वजह से इसकी झोली में कर्ब की चंद्राते डाल दी थी। खूबसूरत औरतों के लिए मर्द ज़ात यूं ही नरम दिल बन जाती है, और वो कबीर दादा की इस नरमी को मोहब्बत और चाहत समझ बैठती है। अपने कपड़े और किताबें दो मुख्तलिफ लिफाफों में डालकर उसने हसरत भरी निगाह इस ख्वाबगाह पर डाली और बाहर निकल आई। वहाँ गुजारे चंद दिन इसकी ज़िंदगी का हासिल थे। एक गरीब बेतौकीर लड़की ऐसी ख्वाबगाह और कोठी ख्वाब में भी नहीं देख सकती, और वो आर्जी तौर पर सही इसकी मालकिन बनने की लज्जत से तो बहरामंद हो चुकी थी। कबीर दादा का लाया हुआ लिबास और अलमारी की चाबी उसने वहीं छोड़ दिया था। दोनों शॉपर ड्राइंग रूम में रखकर वो राहत खाला से अलविदाई मुलाकात के लिए बावर्ची खाने में घुस गई। वो सिंक के सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। तनविश के बार बार मना करने के बावजूद वो काम करने से बाज नहीं आती थी। करीब जाते ही वो खाला कहकर इससे लिपटकर सिसक पड़ी। क्या हुआ खाला की जान? राहत खाला परेशान हो गई थी। आप ठीक कहती थी खाला, वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। जिस मर्द को इतनी हसीनाएं दस्तयाब हो, वो मेरे जैसी एक परकब कानह से कैसे रह सकते हैं? राहत खाला ने घबराकर पूछा। क्या फिर कोई कलमुही आ गई है? वो गुलगेर लहजे में बोली। नहीं खाला, उन्होंने पाशा भाई की ज़बानी मुझे यहाँ से निकलने का हुक्म सुना दिया है। क्या क्या ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? राहत खाला हकला गई थी। ऐसा ही हुआ है खाला, बस दुआओं में याद रखना, और अगर मुझसे कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो बेटी समझकर माफ़ कर देना। मेरी प्यारी बेटी। राहत खाला आंखों में आंसू भरकर उसकी पेशानी चूमने लगी। तनावुश एक झटके से इससे अलहदा होकर बाहर निकल गई। पाशा ड्राइंग रूम में इसका मुंतजिर बैठा था। वो इसके हमराह ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो कोठी से निकल आए थे। इससे घर का पता मालूम करके पाशा इस सिमत चल पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से आंसू रोके बैठी थी। अच्छा, घर जाते ही माँ से मशवरा करना, ताकि कल परसों मैं तुम्हें यहाँ से किसी दूसरे शहर में मुंतकिल कर दूँ। कबीर दादा की तुम्हें तलाक देने की खबर फैलते ही तुम्हारे लिए ख़तरे का आगाज़ शुरू हो जाएगा। क्या क्या वो तलाक देंगे? इसकी आंखें दोबारा बहने लगी थी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सारी ज़िंदगी उन्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मगर उन्हें कहे मुझे तलाक न दे। मैं बस इनके नाम पर ही बकिया उम्र गुजारना चाहती हूँ। ये ना हो मैं तुम्हारे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूँ। पाशा ने प्यार भरे अंदाज में उसे डांटा। बेवकूफ़, यूँ अपनी ज़िंदगी किनके लिए बर्बाद कर रही हो? इनके लिए जिन्होंने रात गुजारने के लिए नई लड़की को बुलवा भेज दिया है। कल दूसरी होगी और परसों तीसरी। उन्हें शायद तुम्हारा नाम भी 2-3 दिनों में भूल जाएगा। जिनकी ख्वाबगाह रोज़ाना नित नई लड़कियों से सजी रहेगी, उन्हें कोई तनावुश कैसे याद रह पाएगी? याद रखना बहना, मोहब्बतें उस माहौल में पनपती है जब गम गलत करने के लिए जज्बाती सहारा ना मिले। इनकी ज़िंदगी में सैकड़ों लड़कियां आकर जा चुकी है और हज़ारों चश्मे बह रहा है। आज बिनते हव्वा ने खुद को कितना सस्ता कर दिया है, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। बस ख़रीदार के पास रकम होना चाहिए, शक्ल सूरत की कोई क़ैद नहीं। कबीर दादा तो सूरत के लिहाज से फिर भी अमीर है, तो ऐसे शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। तलाक के बाद चंद माह तो इद्दत गुजारना पड़ती है, इसके बाद उम्मीद है तुम संभल जाओगी। कोई ऐसा वैसा लड़का देखकर शादी ना कर लेना। मुझे कॉल करके मशवरा ज़रूर कर लेना, और मैं ख़ुद लड़के के ख़ानदान और किरदार वगैरह की पड़ताल करूँगा, और फिर तुम्हारी शादी भी करवाऊँगा। भैया, वो सिसक पड़ी, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। पाशा ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामते हुए दूसरा हाथ उसके सर पर रखा। पागल नहीं बनते हैं बहना, यकीन मानो तुम थोड़े अरसे बाद ही इस बेवकूफ़ी पर हंसा करोगी। एक तलखी सी उसके अंदर से उभरी। अपनी और इनकी हैसियत देखकर तो अब भी हंसी ही आती है। क्या मैं ये यकीन कर सकता हूँ कि तुम उनसे राब्ता नहीं करोगी? पाशा ने यकीन करना चाहा। उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा, कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। अगर इनकी कॉल आई तो भी वसूल नहीं करूँगी।
शाबाश, अब ज़रा अपना मोबाइल फ़ोन इधर करो, ये ले। उसने पुराना सा मोबाइल फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कबीर दादा का नंबर मिटाकर तमाम भेजे गए और वसूल किए गए पैगामात और कॉलें वगैरह भी मिटा दी और अपना नंबर महफूज करके मोबाइल फ़ोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। मैंने कबीर दादा का नंबर मिटा दिया है और अपना नंबर महफूज कर दिया है। इसी तरह मेरे पास भी तुम्हारा नंबर आ गया है। अब कोई भी मसला वगैरह होता है तो मुझे कॉल कर देना। वो घबराकर बोली, मगर उनका नंबर क्यों मिटा दिया है? पाशा ने सफाई से झूठ बोला, ऐसा उन्होंने कहा था, वो नहीं चाहते तुम इनसे राब्ता कर सको। तनाविर सर झुकाकर खामोश हो गई। इसके घर के सामने कार रोककर वो बोला, देखो घर जाकर रोना धोना नहीं, खाला यूं ही परेशान हो जाएगी और याद से इनसे मशवरा कर लेना, मैं बाद में कॉल करके मालूम कर लूँगा। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। वो इस तरह भी अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए बोली, भैया क्या इनकी तस्वीर मिल सकती है? पाशा ने अफसोस भरे अंदाज में दाएं बाएं सर हिलाया। वो खफीफ अंदाज में सर झुकाए बैठी थी। अच्छा ठीक है, कल इनकी तस्वीर बल्कि बहुत सारी तस्वीरें दे दूंगा। और कुछ? शुक्रिया भाई। वो बाहर निकल कर अगली नशिस्त पर पड़ा अपना सामान उठाने लगी। तनाविश को घर छोड़ते ही इसने दोबारा कबीर दादा की रिहाइशगाह का रुख किया और ख्वाबगाह में जाकर तस्वीर के अकब में छुपी तिजोरी खोल ली। इसमें भरे करोड़ों रुपए एक काले लिफाफे में डालकर वो ख्वाबगाह से बाहर निकला और ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक बंद कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। वो ताला किया हुआ कमरा काफ़ी अरसे तक इसके इस्तेमाल में रह चुका था और यहाँ से जाने के बाद भी ये कमरा इसी के नाम पर मुखत्तिस था। ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और कपड़ों की अलमारी में रकम छुपाकर बाहर निकल आया। कोठी से निकलते ही वो कबीर दादा को कॉल करने लगा। वो साहिल वाले अड्डे से उठकर घर जाने की तैयारियों में था। दादा आप थोड़ी देर वहीं रुककर मेरा इंतज़ार करें, एक बहुत ज़रूरी बात करना है। यार ये बातचीत बाद में नहीं हो सकती? कबीर दादा को तनाविश के पास जाने की जल्दी थी। गुज़िश्ता वो 2 दिन से मुसलसल अपने घर जाती रही थी और आज वो खुशकिस्मती से घर पर मौजूद थी। कबीर दादा जल्द से जल्द घर जाकर अपनी आंखों की प्यास बुझाना चाहता था। दादा कहा ना, बहुत ज़रूरी मसला है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा जल्दी आओ। गोया और बादिल ख्वास्ता मान गया था। पाशा को वहाँ पहुँचने में घंटा लगा था। कबीर दादा बेजारी और कोफ्त का रूप धारे उसका मुंतज़िर था। निशित संभालते हुए वो चहका, मुबारक हो दादा, काम हो गया। क्या? कौन सा काम? इसकी आंखों में हैरानी सिमट आई थी और दिल किसी अंदेशे से धड़कने लगा था। भाभी चली गई है और वो कल परसों तक वो माँ से मशवरा करके इस शहर का नाम बता देगी जहाँ उन्होंने मुंतकिल होना है। यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, कबीर दादा ने बेजारी भरे लहजे में उसे झिड़का। पाशा इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मैं भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ? कबीर दादा ने नशिस्त छोड़ी। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई दादा। बको। ना जाने क्यों कबीर दादा को बेइत्मीनानी महसूस होने लगी थी। ये सच है, लेकिन उस मक्कार ने फ़ौरन मुझे भाई बनाकर जज्बाती तौर पर धोस जमाई और ये वादा ले लिया कि वो आपका सामना नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? कबीर दादा की आवाज़ में शामिल गुस्से को पाशा जैसे निडर को भी लर्जा दिया था। दादा आप अपने कहे से फिर रहे हैं। नहीं, ये तय हुआ था और मैंने कहा था कि मैं इसकी आंखों में निदामत देखना चाहता हूँ। मैं खुद कानों से सुनकर ये यकीन करना चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़कर जाने पर हंसी खुशी राज़ी हो गई है। इसकी मर्ज़ी मैं आपको सुनवा सकता हूँ, लेकिन इसके साथ आपको वादा करना पड़ेगा कि आप उससे बात नहीं करेंगे। सुनाओ। कबीर दादा अपनी गैर होती हालत पर मुश्किल से काबू पाए हुए था। पाशा ने फ़ौरन तनाविश का नंबर मिलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। कॉल वसूल करते ही उसकी मधुर आवाज़ उभरी। पाशा को यूँ भैया कहने पर कबीर दादा को किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ था। वालेकुम अस्सलाम बहना, क्या माजी से मशवरा कर लिया है कि किस शहर में मुंतकिल होना है? वो धीमे लहजे में बोली, अभी तक नहीं। अच्छा जल्दी बात करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ काफ़ी ख़तरा है और मैं जल्द से जल्द तुम्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करना चाहता हूँ। बाकी परेशान ना होना, तुमने जो काम बताया है वो हो जाएगा। ख्वामखा नादम होने की ज़रूरत नहीं। तुमने बड़ा भाई बना लिया है तो भाई बनकर दिखाऊंगा। पाशा ने इसकी कबीर दादा की तस्वीरें मांगने वाली बात को निदामत से जोड़कर कबीर दादा की सोचों को मनचाहा रुख दे दिया। शुक्रिया भैया। तनाविश भोलेपन से इसकी चाल में आ गई थी। और फिक्र ना करना, जैसे ही कबीर दादा ने तलाक दी, मैं स्टाम्प पेपर भी इनके दस्तखत करा के तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है
फ़ौरन प्यार भरा अंदाज़ा अपनाते हुए उसे झिड़का। अब बस एक लफ्ज़ भी न कहना इस मुतालिक, और वादा करता हूँ कबीर दादा तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। उसने तनाउश की बात बगैर सुने ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। कबीर दादा का टूटा हुआ बदन लहू इस तरह हो गया था जैसे बदन में काटो तो लहू ना हो कि जिंदा मिसाल बन गया था। सारी गुफ्तगू सुनकर उसे पाशा पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था। दादा परेशान नजर आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन जेब में डालते हुए मुस्तफसिर सा हुआ। कबीर दादा उसे जवाब दिए बगैर मेज़ की चिकनी सतह पर नज़र जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। दादा, आपने वादा किया था कि अगर वो हंसी खुशी जाना चाहेगी तो आप नहीं रोकेंगे। अब आपने अपने कानों से सुन लिया है, उसे तलाक भी चाहिए और वो आपका सामना भी नहीं करना चाहती। सामना तो उसे करना पड़ेगा। कबीर दादा ने जैसे खुद कलामी की थी। मौत से आंखें मिलाने वाला एक लड़की की बेवफाई पर अपने शागिर्द से निगाह नहीं मिला पा रहा था। इस वक्त पाशा के मोबाइल फ़ोन पर पैगाम की घंटी बजी। तनाउश ने पैगाम भेजा था। वो पढ़ने लगा। प्लीज़ भैया, उन्हें कह देना मुझे तलाक ना दे। बेशक सारी ज़िंदगी उन्हें मुँह नहीं दिखाऊंगी, प्लीज़ वो आपकी बात नहीं टालेंगे। बेवकूफ़ हो तुम, उसने फ़ौरन ही जवाब देकर पैगाम मिटा दिया। भैया प्लीज़, अगर मुझे बाद में लगा कि तलाक लेना ज़रूरी था तो मैं उस वक्त आपको कहकर तलाक ले लूँगी, मगर फ़िलहाल नहीं। प्लीज़ उन्हें कहें ना भैया कि अगर उन्होंने मुझे तलाक दी तो मुझे कुछ हो जाएगा, मर जाऊँगी मैं। अच्छा ठीक है। उसने दूसरे मैसेज का जवाब लिखकर भेजा और दूसरा पैगाम भी मिटा दिया। उसी का पैगाम है। कबीर दादा को जाने कैसे अंदाज़ा हो गया था। हाँ, पाशा ने इस बात में सर हिलाया, मगर ऐसे नहीं जो आपको पढ़ाए जा सके। वो बेचारी डरी हुई है, मुझे बार बार वादे याद दिला रही है, मिन्नतें कर रही है। और क्यों ना करे, आपका खौफ अब तक हमारे दिलों से नहीं निकल सका। वो बेचारी तो छोटी सी लड़की है। वो छोटी सी लड़की अमलों की पूरी पक्की है। कबीर दादा ने दांत पीसे। दादा, अगर इसे नादम और शर्मिंदा करके आपकी अना को तस्कीन मिल सकती है तो चले, अभी उसके पास चलते हैं। और वो एक गरीब बेसहारा लड़की है, ज़िंदगी में सिवाय महरूमियों, हसरतों और पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों की कि उसने कुछ नहीं देखा। पहली बार एसी में सोई, पहली बार फ्रिज का ठंडा पानी चखा, नाश्ते में बासी रोटी खाने वाली, शहद, जाम, अंडे, मक्खन वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ हुई। इतना आरामदा बिस्तर, पुरतईश ख्वाबगाह और आरामदा बाथरूम की सहूलत महसूस की। मुलाजमों की सी ज़िंदगी गुजारने वाली को मुलाजमों पर हुक्म चलाने का मौका मिला और बेचारी इस ज़िंदगी के हुसूल की ख्वाहिश में जी जान से जुट गई। मेरे सामने भी तो उसने पहले अपनी मोहब्बत वगैरह का ढिंडोरा पीटा, लेकिन जब मैंने इसी तरह की कोठी, कार और मुँह मांगी दौलत देने का वादा किया तो अपने दावे पर कायम ना रह सकी और फिर आपका सामना ना करने की शर्त पर हंसी खुशी तलाक लेने पर आमदा हो गई। अब आप इसे किस बात पर शर्मिंदा करेंगे? यही पूछेंगे कि वो झूठी मोहब्बत जाहिर करती रही। वो खामोशी से सर झुका लेगी और आपकी अना को तस्कीन मिल जाएगी ना। कबीर दादा खामोश बैठा रहा। दादा, यकीन माने इस तरह बस मैं उसकी नज़रों से गिर जाऊंगा। कुछ भी है, उसको मैंने बहन कहा है और यकीन माने इसकी बातें सुनकर वो मुझे धोखेबाज नहीं लगी। गोया वो आपसे झूठी मोहब्बत जताती रही है, लेकिन ये भी सच है कि उस शादी को कायम रखना चाहती थी। गोया इसके पास पुरदा ऐश आराम की ज़िंदगी का हुसूल था। अब आपके बगैर इसे ये ज़िंदगी मिल सकती है तो उसने आमादगी जाहिर करने में देर ना लगाई। मैंने भी इससे सच उगलवाने के लिए बड़े वादे और कस्में खाई कि इसे आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। कबीर दादा ने गहरा सांस लेकर पाशा की बातों को हजम करने की कोशिश की, मगर उसके अंदर अजीब किस्म की आग सुलग रही थी। तनाउश ऐसे कैसे जा सकती थी? अब जबकि वो इसकी मोहब्बत पर एतबार कर बैठा था तो उसने एकदम इसके कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। क्या सोच रहे हैं पाशा? फिर इसकी सोचों में मुखिल हुआ। चंद लम्हे सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, इसे दूसरे शहर में मुंतकिल करो। इसके लिए बहुत अच्छी कोठी खरीदना, काले रंग की मर्सिडीज़ लेना और इतनी रकम देना कि इसे किसी से मदद की ज़रूरत बाकी ना रहे। पाशा मुस्कुराया। रकम तो मेरा ख्याल है उसने हासिल कर ली है, क्योंकि ख्वाबगाह से निकलते वक्त 2-3 काले लिफाफे उसने पकड़े हुए थे और एक लिफाफे में मुझे बड़े नोटों की गड्डियों की झलक भी नजर आई थी। मज़ीद घर जाकर तसल्ली कर लेना। 2-2.5 करोड़ तो होंगे।
कबीर दादा के होठों पर जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा, ये हिसाब किताब तो बाद में करते रहेंगे, पहले आप वादा करें कि उसे तंग नहीं करेंगे। मेरा मतलब उसे कॉल वगैरह भी नहीं करेंगे। कह दिया ना, ठीक है। कबीर दादा चिढ़ गया था। अच्छा, आप अपना मोबाइल फ़ोन मुझे दें। पाशा ने इसकी तरफ हाथ फैलाया। कबीर दादा ने मेज़ पर पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उसकी तरफ ढकेल दिया। पाशा ने फ़ौरन तनाउश का नंबर, कॉलें और पैगामात वगैरह मिटाकर मोबाइल फ़ोन वापस कबीर दादा की तरफ बढ़ा दिया। मैंने अपनी बहन का नंबर मिटा दिया है, अगर इसका दिल चाहा तो आपको खुद कॉल कर लेगी, वरना आप उसे कॉल नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? कबीर दादा दहाड़ा। पहले मेरी पिटाई करके अपने दिल की भड़ास निकाल ले, इसके बाद जवाब दूंगा। इसका नंबर तो नहीं मिटाना चाहिए था ना? करना क्या है उसके नंबर का? अगर इसे ज़रूरत होगी तो खुद ही कॉल कर लेगी, शायद निदामत वगैरह के इजहार के लिए कॉल कर भी ले, जो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अलबत्ता आपको हल्का होने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। कबीर दादा एक छोटी सी छोकरी से मोहब्बत की भीख मांगता फिरे, ये मुझे गवारा नहीं। तुम बस बकवास कर सकते हो। कबीर दादा ने उसे झड़का। नसीहत समझे, मशवरा जाने या बकवास कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आपकी सलाहियतों को जंग लगाने वाली, आपको मकसद से दूर करने वाली और आपकी कामयाबी और तरक्की की राह का सबसे बड़ा रोड़ा आज मैंने हटा दिया है। और फिक्र ना करना, इसे बहन कहा है तो इसके लिए कोठी, कार वगैरह का बंदोबस्त मैं अपने पैसों से कर लूँगा। चलना चाहिए। इसकी बात का जवाब दिए बगैर कबीर दादा खड़ा हो गया। मेहरबानी फरमा कर इसके घर का रुख ना कर लेना। पाशा आखिरी लम्हों में इसे नसीहत करने से नहीं चूका था। अलबत्ता तनाविश को तलाक देने का जिक्र उसने जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि वो कबीर दादा को थोड़ा सा मौका देना चाहता था। यूँ एकदम इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था। अपनी पहली मोहब्बत को वो इतनी जल्दी तो नहीं दिल से निकाल सकता ना। भाड़ में जाए यार। कबीर दादा गम गुस्से में खौलता हुआ दफ्तर से बाहर निकल गया। घर में दाखिल होते ही वो भा भा करती हुई माँ से जा लिपटी। क्या हुआ मेरी शहजादी को? बुशरा इससे साथ लिपटाए चारपाई पर बैठ गई, मगर वो जवाब दिए बगैर सिसकियाँ भरती रही। इसके हाथों में थामे सामान को देखते ही बुशरा को अंदाज़ा हो गया था कि वो क्यों रो रही है। अच्छा, इतना नहीं रोते मेरी शहजादी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। इतने रिश्ते आएंगे कि हिसाब रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरी गुड़िया अपनी पसंद का शहजादा चुनेगी और आराम से बकिया ज़िंदगी गुजारेगी। वो चीखी। मुझे इनके अलावा कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, ना शहजादा, ना बादशाह, ना वज़ीर। बुशरा उसे समझाने लगी। है ना पागल, एक गुंडे मवाली से वफ़ा और मोहब्बत की तवक्का रखना बेवकूफ़ी ही तो है। शुक्र करो उसने इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दी। नहीं छुड़ाना मुझे अपनी जान, कैद रहना चाहती हूँ उनके पास। आप चलें, उनसे बात करें कि वो मुझे तलाक ना दे। मैं इनकी मुलाजमा बनकर पड़ी रहूँगी, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं करूँगी। वो जो मर्जी आए करते रहे, मगर मुझे खुद से दूर ना करे। मैं उन्हें शराब पीने से भी मना नहीं करूँगी। चले ना माँ जी, चले ना उनके पास, और आपकी बात नहीं टालेंगे। वो सिसकियाँ भरते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ऐसा नहीं कहते मेरी जान, उसे मोहब्बत नहीं कहते। अगर उसकी नज़रों में तुम्हारी ज़रा सी भी वक़्त होती तो तुम्हें यूँ क्यों धुतकारता? अपनी रही सही इज्जत गंवाने से क्या मिलेगा? जब उसे तुमसे मोहब्बत ही नहीं है तो मेरी मन्नत किस काम की? याद है ना क्या कहा था कि ऐसे बाइख्तियार और साहबे हैसियत लोगों के लिए हम गरीब मखमल में टाट के पेवन जैसी अहमियत रखते हैं। उसने बस तुम्हारी सूरत देखकर शादी की हामी भरी थी, और सूरत के पुजारी का दिल चंद दिनों में ही भर जाता है। अब इससे किसी नई सूरत और ताज़ा जवानी की तलाश होगी। तुम इसके लिए बासी हो गई हो मेरी शहजादी। इसके पास देखने वाली आँख होती तो उसे मालूम होता कि इसने किस हीरे को ठोकर मारी है। नहीं हूँ मैं हीरा, एक बेहैसियत पत्थर से भी कम औकात है मेरी। इनकी मुलाजमा बनने के लायक भी नहीं। ना देते बीवी के हुकूक, अपनी खिदमत तो करने देते। इस बहाने उन्हें देखती तो रहती ना। वो सिसकियाँ भर भर कर रोती रही। बुशरा खातून की आंखें भी बेटी के गम में भर आई थी, मगर वो रोकर अपनी बेटी के दुख को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो उसे तसल्लियाँ देती रही। सुनहरे मुस्तकबिल, अनदेखे शहजादे और आरामदा खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बातें करके उसका जहन बटाती रही। घंटे 1.5 घंटे में उसकी हालत संभल गई थी। बुशरा थोड़ी देर इसे गोद में लिए बैठी रही और फिर उसे चारपाई पर लिटाकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। इसके लिए चाय बनाने से पहले
उसके चाय बनाने से पहले मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। तनाउश हड़बड़ाकर मोबाइल फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुई। पाशा की कॉल ने उसे मायूस कर दिया था। किसी अनहोनी की उम्मीद में उसने कॉल वसूल करने का बटन दबाकर मोबाइल फ़ोन कान से लगा दिया। गुफ्तगू के इख्तिताम पर इसकी मायूसी दो चंद हो गई थी। फिर इससे सब्र ना हो सका और वो पाशा को पैगाम लिखने लगी। कार से उतरते ही उसकी नज़रें दरवाजे की चौखट को देखने लगी, जहाँ सियाह नशीली आंखों में मोहब्बत की शमाएं रोशन किए, खूबसूरत होठों पर प्यार भरी मुस्कान सजाए वो उसकी मुंतज़िर खड़ी होती थी। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। शराब की अलमारी के ताले में धागा पिरोई चाबी लटकी हुई थी। बस इतना ही ख्याल रखना था, अब शराब नोशी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या अब तुम्हारा मतमह नज़र पूरा हो गया है। कबीर दादा के दिमाग में शिकवा करती सोच उभरी और वो तिजोरी की तरफ बढ़ गया। ताला खोलते ही पाशा की बात की तस्दीक हो गई थी। पैसों के नाम पर वहाँ फूटी कौड़ी भी दिखाई ना दी, अलबत्ता इसके ज़रूरी कागजात वगैरह को उसने नहीं छेड़ा था। तो तुम्हें दौलत चाहिए थी, बहुत सारी। उसके होठों पर जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़रूर मिलेगी, और भी मिलेगी, मगर सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। यकीनन तुम मुझसे भी बड़ी गैंगस्टर निकली और मुझे चारों शाने चित कर दिया। इसके दिमाग में तनाविश का फिक्रा गूंजा। कबीर को दादा कहते हो तो मुझे दादी कहा करो। उस वक्त इसके फिक्रे पर हंसने वाले को आज महसूस हो रहा था कि वो वाकई तनाविश दादी ही निकली। वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। इसकी अलमारी खाली थी, सिर्फ कबीर दादा का दिया हुआ लिबास वो वहीं छोड़कर गई थी। इतने पैसे ले गई हो, अपने पुराने लिबास ही छोड़ जाती। इसकी सोचें शाकी हो गई। अपने तरतीब से लटके हुए सारे लिबास उसने अलमारी से बाहर निकालकर फेंक दिए। दराज में मौजूद खुशबू में बसी जुराबें भी नीचे कालीन पर बिखेर दी। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई खिदमत, गुस्से में कहते हुए उसने ड्रेसिंग रूम में तरतीब से रखी तमाम अशिया बिखेर दी थी। हाथ भी ना लगाना मेरी चीज़ों को, दफ़ा हो जाओ। बड़ी आई मोहब्बत जताने वाली, तुम जानती नहीं मैं कबीर दादा हूँ। कबीर दादा, दुनिया मुझसे डरती है और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे कबीर कहो। दोबारा ऐसा कहने की कोशिश भी की तो गर्दन तोड़ दूंगा। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आया। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे हाथ नहीं है, अपने बूट नहीं उतार सकूंगा? मेज़ पर बूट रखकर उसने झुककर बारी बारी दोनों जूतों के तस्मे खोले और जूते उतार कर बूट रैक की तरफ उछालता हुआ चला गया। खोल लिए? क्या मेरे हाथ घिस गए या मेरा सांस चढ़ गया? टाई भी खोल लूँगा। टाई की ग्रह ढीली करके उतारते हुए उसने कालीन पर फेंक दी। कोट भी उतार कर दूर उछाल दिया। बच्चा नहीं हूँ, सब काम कर सकता हूँ। बड़ी आई अपनी खिदमत से मुतासिर करने वाली। नहीं चाहिए तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना घर में, ना कोई जगह, और ना मेरी ज़िंदगी में। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए उसने आंखें बंद कर ली। खाना नहीं खाते तो चाय की प्याली पी लो, थके हुए आए हो। इसके दिमाग में तनाविश की आवाज़ गूंजी। कहा ना कुछ नहीं चाहिए। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि राहत खाला भी भागती हुई वहाँ पहुँच गई थी। जी साहब जी। अब इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब क्या होगा कबीर दादा का। कबीर दादा क्या कभी जान पाएगा कि तनाउश ने उसके साथ धोखा नहीं किया, और क्या तनाउश अब बाकी ख़तरों से महफूज रहेगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।